हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान चीन को बहुत बड़ा संदेश। हिंद महासागर में साथ आई भारत फ्रांस की नौसेना। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा मैसेज दिया है भारत ने चीन और पाकिस्तान को। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर पेंटागन ने की भारत की जमकर तारीफ। कहा जो हमसे सुरक्षा सहायता ले रहे हैं उनके लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा और महान उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पेंटागन की तारीफ के पीछे सबसे बड़ा एजेंडा दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका ने दिखाई आंख, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं माने, पुतिन से दोस्ती कर बनाया अब ये नया रिकॉर्ड। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और साथ ही आपके जानकारी के लिए दोस्तों आप सभी को बड़ी खबर बताएंगे, आखिर घर में कितना कैश रख सकते हैं, क्या है नियम और गड़बड़ी पर लगेगा कितना तगड़ा जुर्माना की छूट जाएंगे सर्दी में भी पसीने। दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान चीन को भारत का बड़ा संदेश। हिंद महासागर में साथ आई फ्रांस भारत की नौसेना। जी हाँ, इस संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर इंडियन नेवी ने कहा है कि दोनों नौसेनाएं अपना युद्ध कौशल बढ़ाने का प्रयास करेंगी और हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां वर्जन सोमवार को पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ। भारत की नौसेना ने एक बयान जारी करके ये बड़ी जानकारी दी है। भारत और फ्रांस ने 1993 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया था। 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था। यह अभ्यास भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की पहचान बन गया है। जी हाँ, नौसेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस साल के अभ्यास में स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत INS चेन्नई, मिसाइल पोत INS तेग, समुद्री गश्ती विमान P-8I और डॉर्नियर हेलीकॉप्टर और MiG-29 के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। जी हाँ, बयान के अनुसार यह अभ्यास 16 जनवरी से 20 जनवरी तक 5 दिन चलेगा और इसमें उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी और अन्य समुद्री गतिविधियों का अभ्यास शामिल होगा। यानी कि दोस्तों चीन और पाकिस्तान को भारत और फ्रांस मिलकर एक कड़ी चेतावनी देने वाले हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के सामने झुक गया है दोस्तों, अब चाइना भी हर हाल में झुक जाएगा। ऐसे में अपनी नौसेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। आप लोग चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पेंटागन ने की भारत की तारीफ। कहा हिंदुस्तान उनके लिए महान उदाहरण है जो हमसे सुरक्षा सहायता ले रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत ऐसे देशों का महान उदाहरण है जो अमेरिकी सुरक्षा प्रणालियों पर भरोसा कर रहे हैं और अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को खरीदना चुनते हैं। इस दौरान पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइटर ने रशिया से हथियार खरीदने वाले देशों पर बिना नाम लिए निशाना भी साधा। वॉशिंगटन में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कई देश हैं जो रूस के साथ सुरक्षा या रक्षा संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि अलग अलग देशों के लिए एक संप्रभु निर्णय है। ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका द्वारा उनके साथ साझा की जा सकने वाली जानकारी या प्रौद्योगिकी को रशिया के साथ साझा किए जाने पर कोई चिंता नहीं है। पैट राइडर ने आगे कहा कि सुरक्षा सहयोग को देखते हुए अमेरिका के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा क्षमताओं को शामिल करना अधिक भरोसेमंद है और इसे बनाए भी रखा गया है। ऐसे देशों के रूप में भारत एक महान उदाहरण है। जी हाँ, इससे पहले हाल ही में दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने कहा था कि अमेरिका के भारत के साथ रक्षा संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पैट राइडर ने कहा था कि जब सुरक्षा व रक्षा सहयोग की बात आती है तो भारत अमेरिका के बीच संबंध बेहद अहम हो जाता है, इसीलिए हम भारतीय नेतृत्व के साथ जुड़ना जारी रखने की उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री दोस्तों आज भारत की हर मीटिंग में, हर बैठक में बड़ाई करता है, तारीफ करता है दोस्तों। और वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत पूरे विश्व में सुपर पावर और नंबर 1 बनेगा। अगर आपको भी विश्वास है तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने दिखाई आंख, पीएम मोदी नहीं माने, पुतिन से दोस्ती कर बनाया अब ये नया रिकॉर्ड। बता दें भारत और रशिया की दोस्ती सदियों पुरानी है। दोनों देशों की दोस्ती पारंपरिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती से रिश्ता और मजबूत हुआ। अमेरिका और पश्चिमी देशों के भारी विरोध के बावजूद भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति से कोई समझौता नहीं किया और रशिया के साथ अपना व्यापार जारी रखा। दोनों देशों की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच गई है। रशिया अब भारत का चौथा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अप्रैल से दिसंबर तक ही रशिया से आयात 5 गुना बढ़ गया है। रशिया के साथ
भारत का आयात 32.9 अरब डॉलर हो गया है। आने वाले समय में ये 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रशिया से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, हथियार और फर्टिलाइजर आयात कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस दौरान भी भारत रशिया से कच्चा तेल आयात करता रहा और अब ये नया रिकॉर्ड बना दिया भारत ने। जी हाँ, बात करते हैं एक और खबर की, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बता दें, बलूचिस्तान में गश्त कर रहे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, 4 सैनिकों की हुई इसमें मौत। जी हाँ, पाकिस्तान की ईरान से सटी सीमा पर बुधवार को आतंकियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पाकिस्तान ईरान सीमा पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिकों की मौत हो गई। ये घटना बलूचिस्तान के चुकाब सेक्टर में हुई, जहां पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर गश्त कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने ईरान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना के गश्त दल के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सीमा अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगती है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर सैनिकों के लिए नहीं है 2 वक्त का खाना, दवा और खाने पीने की चीजों की कमी। क्या भारत से इसीलिए शांति चाहता है पाकिस्तानी PM? बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए दूसरे देशों के साथ हाथ फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और थल सेना अध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर ने अब संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया से 4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता भी मांगी। इतनी मोटी रकम की मांग इसलिए की गई है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के बीच देश डिफॉल्ट होकर डूब न जाए। न्यूज 18 ने शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि UAE ने पाकिस्तान को अपनी नीतियों की समीक्षा करने और पड़ोसियों खासकर भारत के साथ बेहतर संबंधों की योजना बनाने के लिए सीधे सीधे अवगत कराया था। हाल ही में शरीफ ने कथित तौर पर कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदार बातचीत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हुए पिछले 3 युद्ध के बाद देश में संकट, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है। पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार ने यह भी बताया है कि जब पाकिस्तान आर्थिक संकट में गहरा रहा है तो शरीफ वित्तीय सहायता के लिए दुनिया से भीख मांग रहे हैं, जबकि भारत दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि शहबाज शरीफ अब भारत के साथ शांति चाहते हैं, भारत के साथ मधुर रिश्ता चाहते हैं और भारत के साथ व्यापार चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ऐसे में भारत को पाकिस्तान को लेकर दोस्तों अपना मूड नरम रखना चाहिए या फिर भारत को कोई बात नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान से? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी प्यारी जनता। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने रशिया को लेकर किया बड़ा दावा, कहा यूक्रेन में लहराएंगे जीत का परचम। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। AFP के मुताबिक पुतिन ने दावा किया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया यूक्रेन में जीत जाएगा। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि यूक्रेन ने पश्चिम देशों से हथियारों की तेज आपूर्ति की आवश्यकता पर जोर दिया था। गौरतलब है कि शनिवार को रशिया ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया था, जिसमें यूक्रेन के निप्रो शहर में एक 9 मंजिला अपार्टमेंट नष्ट हो गया था। इस भीषण हमले में 3 बच्चों समेत 40 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इस हमले के बाद से यूक्रेन के सैनिक प्रेशर महसूस कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रशिया का क्लियर कहना है पुतिन का कि रूसी सेना यूक्रेन पर हर हाल में जीत हासिल करके रहेगी। पुतिन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि वे यूक्रेन जीत कर रहेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 साल होने वाला है और इस दौरान रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन कई मोर्चों पर उसे करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी। इन सैन्य असफलताओं के बावजूद रूसी राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मॉस्को यूक्रेन में विजयी होगा। जी हाँ, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब ने अब किया एक बड़ा ऐलान, भारत को होगा जबरदस्त फायदा। दोस्तों क्या है मामला बता दें, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 चल रहा है। इसमें सऊदी अरबिया ने भी भाग लिया है। इसी दौरान सऊदी अरब ने ट्रेड डील को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि उनका देश US डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी बिजनेस करने को लेकर बात करेगा। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जादान ने मंगलवार बोले तो 17 जनवरी को ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें दूसरी करेंसी में बिजनेस करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है और इसको लेकर बातचीत से भी परहेज नहीं है। जी हाँ, मोहम्मद अल जादान ने कहा कि हम US डॉलर
यूरो या सऊदी रियाल से। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी करेंसी में बिजनेस करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया में व्यापार को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया को लेकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा को खत्म कर रहे हैं या उसे खारिज कर रहे हैं। जी हाँ, हालांकि भारत ने खाड़ी देश यूएई के साथ फरवरी 2022 में बाइलेटरल बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत करने को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एसटीएफ पर साइन किया। इससे पहले भी भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने बिजनेस के माध्यम से रिलेशंस को बेहतर बनाने की बात कह चुके हैं। बात करें एक और खबर की, जहां वैसे तो धरती पर अमेरिका और रशिया में है बड़ी तनातनी, लेकिन स्पेस मिशन पर दोनों महाशक्तियों ने मिलाया हाथ। आखिर क्या है माजरा बता दें। यूं तो यूक्रेन पर अपने मत को लेकर रशिया और अमेरिका में ठनी हुई है, लेकिन ये अनबन पृथ्वी तक ही है। बात जब अंतरिक्ष की आई तो दोनों विश्व शक्तियां एक साथ आकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि इससे पहले धरती ही नहीं अंतरिक्ष में भी दोनों देशों के बीच वर्चस्व की होड़ थी, लेकिन अब वे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल वापस लाने की एक भावी योजना पर साथ काम करने जा रहे हैं। जी हां, अंतरिक्ष यात्री 21 सितंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में विस्फोट के बाद क्षतिग्रस्त हुए सोयूज MS-22 अंतरिक्ष यान में फंसे हुए हैं। MS-22 एक रूसी अंतरिक्ष यान है जो 21 दिसंबर 2022 को एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसके चलते यान का थर्मल कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया और ऐसे में यान का तापमान अत्यधिक बढ़ जाने से इसमें बैठे 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरनाक हो रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने इमरान की पार्टी के 34 सांसदों के इस्तीफे किए मंजूर। बता दें, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने मंगलवार को विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 34 सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। पीटीआई के 123 सांसदों ने पिछले साल अप्रैल में इमरान खान को विश्वास मत के माध्यम से प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के तुरंत बाद इस्तीफा देने का फैसला किया था। हालांकि नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने जुलाई में उनसे केवल 11 सांसदों के इस्तीफे स्वीकार किए थे और कहा था कि बाकी सांसदों को उनके फैसले के सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा। एक अप्रत्याशित कदम के तहत अशरफ ने 35 और सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। इनमें से 34 सांसद इमरान की पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि एक अन्य सांसद शेख राशिद अहमद पीटीआई की सहयोगी अवामी मुस्लिम लीग का सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इमरान खान ने एक तरीके से शहबाज शरीफ को दी है धोबी पछाड़, अपनी ही पार्टी की सरकार को किया भंग। जी हाँ, पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर इमरान खान ने बहुत बड़ा राजनीतिक दाव खेला और अपनी ही बहुमत वाली प्रांतीय सरकार को भंग कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय विधानसभा को भंग कर दिया गया है और पिछले एक हफ्ते से भी कम समय में इमरान खान का यह दूसरा सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द राष्ट्रीय चुनाव के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का संविधान कहता है कि अगर सदन अंतरिम सरकार स्थापित करने में विफल रहती है तो प्रांतीय विधानमंडल के विघटन के 3 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। बात करें एक और खबर की, जहां भारत के 8 रिटायर नौसैनिकों को 127 दिन बाद भी क्यों रिहा नहीं कर रहा पाकिस्तानी दोस्त कतर। आखिर क्या है इजरायली कनेक्शन, बता दें। कतर की जेल में बंद 8 रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी रोज इस उम्मीद में जागते हैं कि एक दिन वो अपने वतन वापस लौटेंगे। अगस्त 2022 में कतर की अथॉरिटीज ने इन अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 4.5 महीने बाद भी इन पूर्व अधिकारियों को नहीं मालूम है कि उन्हें रिहाई कब मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पिछले दिनों कहा था कि ये काफी संवेदनशील मामला है। उनकी माने तो इन अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। जयशंकर जी ने बताया था कि भारत के राजदूत और बाकी वरिष्ठ अधिकारी लगातार कतर सरकार से संपर्क में हैं। उन्होंने इस मामले को प्राथमिकता बताया है। भारत सरकार को मामले को प्राथमिकता करार दे रही है, लेकिन कतर इसे अलग तरीके से डील कर रहा है। इसी महीने दोहा की एक अदालत ने इन अधिकारियों की कैद को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां कीव में छोटे बच्चों के स्कूल पर गिरा हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 16 की मौत की बड़ी खबर। जी हां, यूक्रेन की राजधानी कीव में एक हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आ रही है। इस हादसे में यूक्रेन के मंत्री समेत 16 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर कीव के बाहरी इलाके में स्थित छोटे बच्चों के स्कूल पर गिरा था। जी हां, ये हादसा कीव के उत्तर पूर्व में स्थित शहर ब्रोवरी में हुआ। घटना की सूचना पाकर पुलिस और आपात सेवाओं से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए। इस एयरक्राफ्ट हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद बच्चों का स्कूल आग की लपटों से घिरा नजर आ रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जहां 9 साल में बना दिए 9600 मस्जिद, खर्च कर डाले 3200
3287 करोड़ रुपए। अब खाने को मोहताज हुआ मिस्र। पाकिस्तान की तरह कंगाल हुआ एक और इस्लामी मुल्क बता दें। एशिया और अफ्रीका से जुड़ा मुस्लिम मुल्क मिस्र। बोले तो इजिप्ट की हालत भी खस्ता है। पाकिस्तान की तरह ही वहाँ के लोग भी महंगाई की मार झेल रहे हैं और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। लोगों के पास अब रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं है। आर्थिक संकट के दौरान भी मिस्र की सरकार द्वारा लोगों को बेसिक चीजें उपलब्ध कराने के बजाय मस्जिदों के निर्माण और उसके रख रखाव पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसको लेकर वहाँ के लोग सरकार पर अब सवाल भी उठा रहे हैं। पिछले महीने मिस्र के धार्मिक बंदोबस्ती मंत्रालय ने बताया था कि साल 2013 में राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी के पद संभालने के बाद से 10.2 बिलियन मिस्र पाउंड लगभग 404 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3287 करोड़ रुपए की लागत से 9600 मस्जिदों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर अमेरिकी संसद में पाकिस्तान पर करारा प्रहार, गैर नाटो देश के रूप में दर्जा खत्म करने की बड़ी सिफारिश बता दें। अमेरिका के एक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की मान्यता समाप्त करने संबंधी एक विधेयक पेश किया है, जिसमें इस्लामाबाद को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान है। एरिजोना के 5वें कांग्रेशनल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एडी बिग्स ने विधेयक पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित कराना जरूरी है और इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति को भेजा गया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर पीएम मोदी ने बस्ती खेल महाकुंभ का किया आगाज, गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज यानी कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में होने वाले इस उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी जी ने ऑनलाइन हरैया बनाम सदर के बीच बालिका खो खो मुकाबला भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बस्ती का सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी जी ने संबोधन किया। मोदी ने कहा कि आज खेल महाकुंभ युवा नया अवसर देगा। पीएम मोदी ने कहा कि बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है, श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है, जिसमें वो अपने आप को तपाता है। सफल खिलाड़ी का फोकस भी सटीक होता है। जी हाँ, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चाइना का फिर एक बार खुला पोल। जी हाँ, एक दिन में 36,000 की होगी मौत। कोरोना पर नए आंकड़े ने चीन को डराया। जी हाँ, चीन में कोरोना वायरस की लहर ने पूरी तरह से दुनिया को अलर्ट कर दिया है, सतर्क कर दिया है। रोजाना बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, जबकि अब आशंका ये जताई गई है कि चीन में एक दिन में 36,000 मरीजों की मौत हो सकती है। ये पहले संभावित आंकड़ों से काफी अधिक है। रिपोर्टों की माने तो 26 जनवरी को चीन में कोरोना मौत का तांडव मचा सकता है। जी हाँ, एनालिटिक्स कंपनी एयरफिनिटी ने पहले चीन के लिए 2 लहरों का अनुमान लगाया था, जिसमें एक ही दिन में होने वाली मौतों की संख्या 25,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बदल गया है। इसके पीछे की वजह त्योहार और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर रविंद्र रैना का बड़ा बयान, कहा उमर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती गद्दारों का गैंग आज भारत जोड़ो यात्रा में हो रहे हैं शामिल। जी हाँ, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर पहुंचेगी। इससे पहले ही बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के पूर्वजों ने ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से बाहर किया था। आज किस मुंह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही रविंद्र रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती गद्दारों का गैंग है और ये गैंग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा और उन पर देश में नफरत, हिंसा तथा भय फैलाने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार सीएम है, मंत्री उनकी बात तक नहीं सुनते। जी हाँ, बिहार इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब से उन्होंने आरजेडी से गठबंधन किया है, तब से वो लगातार कभी विपक्ष के तो कभी अपने ही नेताओं के निशाने पर है। जिस पार्टी के साथ मिलकर वो राज्य में सरकार चला रहे हैं, उस पार्टी के नेता भी उन पर हमला करते रहते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़े ही हैं। एक बार फिर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला, कहा कि बिहार सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है। नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिसकी बात मंत्री तक ना सुने। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू और आरजेडी के नेता गठबंधन की मर्यादा को भूलकर एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर मचे बवाल पर गोलमोल बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां द्रौपदी मुर्मू जी ने उपराज्यपालों को दे दी नई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जी हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कल उपराज्यपालों को अहम शक्तियां सौंपी है। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के संबंध में उपराज्यपालों को 2 शक्तियां सौंपी हैं। राष्ट्रपति के आदेश के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 2 नई शक्तियां सौंपी गई हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के तहत अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोले तो एनसीटी के उन क्षेत्रों में नियम तैयार किए जा सकेंगे जहां इसकी आवश्यकता होगी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर घर में कितना कैश रख सकते हैं। दोस्तों, क्या है नियम, गड़बड़ी पर लगेगा इतना जुर्माना कि छूट जाएंगे सर्दी में भी पसीने। दरअसल भारत में किसी आपातकालीन स्थिति के लिए घर में कैश रखने का बहुत पुराना चलन है। भले ही बैंक कई तरह के ऑफर्स व सुविधाएं अपने ग्राहकों को मुहैया कराएं, लेकिन अचानक आने वाली किसी स्थिति के लिए आज भी लोग पैसे घर में रखने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि घर में कितने रुपए रखे जा सकते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है? क्या एक तय रकम के बाद घर में पड़े कैश की जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है? इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। आप घर में जितना चाहे कैश रख सकते हैं और इसकी जानकारी आपको किसी अथॉरिटी को देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हालांकि आपके पास जो भी कैश रखा है उसके कानूनी रूप से मान्य सोर्स की जानकारी व संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यानी आपके पास वो पैसा कहां से आया, इससे जुड़े कागजात आप अपने पास जरूर रखें। अगर किसी के पास घर में बड़ी मात्रा में कैश है और आयकर विभाग उस पर छापेमारी करता है तो अधिकारी इन दस्तावेजों की मांग करेंगे। अगर आपके घर में रखा कैश टैक्स के दायरे में आता है तो उस पर कर चुकाया गया होना चाहिए। अगर किसी के पास स्रोत व टैक्स चुकाए जाने संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद नहीं है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ऐसा होने पर केवल आयकर विभाग ही नहीं, ईडी और सीबीआई भी आपसे सवाल जवाब कर सकती है। हालांकि अगर आपके पास सही दस्तावेज मौजूद है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, लेकिन अगर गड़बड़ी पाई गई दोस्तों, कोई झाल मोल पाया गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।